अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हमारा एडमिशन हो चुका है, हमें ईमेल आ गई है एडमिशन की। इसके बाद हमने अब मूव करना है फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना और फ्रॉम एनी अदर कंट्री टू चाइना। एडमिशन के बाद की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह हमें टैकल करना चाहिए, तो वो हम मिस्टर इलियास से डिस्कस करेंगे। क्योंकि मिस्टर इलियास जो हैं वो लास्ट 2 ईयर से ISO में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और जितने भी स्टूडेंट्स को मसाइल होते हैं तो वो अल्टीमेटली जो हमारी है एडमिनिस्ट्रेशन है ISO की, वो इलियास को करती है कि आप इन स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करें। तो इसलिए इलियास से बेहतर हमें ये बातें कोई नहीं बता सकता। तो इलियास काइंडली आप बताएं। थैंक यू। अच्छा, आफ्टर सिक्योरिंग एडमिशन जो जो चीज़ें आपको टैकल करनी पड़ेंगी या आप फेस करेंगे, उनके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू और कुछ चीज़ें डिटेल में और कुछ शॉर्टली मैं बताऊंगा। जैसे ही आपका एडमिशन होता है, पहले तो ये होता था कि 2021-20 तक भी, सॉरी 22 तक ये था कि एक लिस्ट लगती थी। लिस्ट पे सारे नाम मेंशन होते थे जिन जिन का एडमिशन हुआ है। उसमें USTC और यूकास उनकी एक कंबाइंड लिस्ट लगती रही है। उसमें PhD और मास्टर दोनों की अलग अलग से और डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, आंसू की अलग लिस्ट, यूकास फुल की अलग लिस्ट और CSE CSE की अलग लिस्ट हर साल लगती रही है। लेकिन 2023 में जो बैच आया है, जो पिछला बैच आया है, उनको इस तरह की कोई लिस्ट रिसीव लिस्ट नहीं नहीं। हुई। उनको सिर्फ ईमेल रिसीव हुई हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है और आपको हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और फलां फलां ये चीज़ें आपने कंप्लीट करके आपने आ जाना है। तो इस साल भी मेरे ख्याल से ऐसा ही होना है। और ईमेल अगर किसी आपके दोस्त को आ जाती है और आपको नहीं आती तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस साल भी एक जो फर्स्ट स्टूडेंट को ईमेल रिसीव हुई थी, उसके 1 मंथ बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप विन करने की ईमेल रिसीव होती रही हैं। तो इस चीज़ पे आपने थोड़ा फोकस करना है कि अगर आपको ईमेल थोड़ा लेट रिसीव हो रही है तो आप थोड़ा पेशेंस रख के अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, सुपरवाइज़र से रब्ता करें, उनको कहें कि मेरे फ़लाँ दोस्त को फ़लाँ इंस्टीट्यूट से आ गई है ईमेल, तो मुझे नहीं आई। उसके बाद हो गया, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको ईमेल आ जाती है, आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स, अब तो कोविड के बाद जो है ना आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी जेरी सेंटर ले लेता है वीज़ा के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ अभी भी आपको फिजिकल पार्सल भेजती हैं डॉक्यूमेंट्स का। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, आप जो है ना अपना अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। उसमें सबसे पहले तो आपका मेडिकल पुलिस सर्टिफिकेट आपका अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको दोबारा बनवा लें, बेहतर है। दूसरा ये है कि आपकी अटेस्टेशन है जैसे मोफा की या IBCC की, वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आपके एडमिशन से पहले। तो उसके बाद हो गया आपका वीज़े का जो प्रोसेस है, वीज़े की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो भी वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपको अवार्ड लेटर और सारी कुछ, वो इतना मुश्किल नहीं है। आपने वो जेरी सेंटर की एम्बेसी में जाके जेरी सेंटर की सारी चीज़ें फिल करके जो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरे ख्याल से मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट आफ्टर सिक्योरिंग द एडमिशन, उसमें ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको आपके सारे टेस्ट दिखाने होंगे। उसमें 2 वे हैं, या तो आप इस्लामाबाद से जो चाइना पंजर सेंटर है वहाँ से करवा लें, उसकी फ़ीस एक तो नॉर्मल है, और खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम भी आया तो वहाँ आपको पाकिस्तान में रहते हुए पता चल जाता है। अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें किसी न किसी तरह का कोई मेडिकल इशू हो, जैसे हेपेटाइटिस हो गया B, और उसके बाद TB हो गया। उसमें अगर आपके रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसमें वो आपके वीज़े को तो अफेक्ट नहीं कर सकते। आपका वीज़ा तो लग जाएगा सारा कुछ, क्योंकि वीज़े के प्रोसेस में आपका मेडिकल चेक नहीं किया जाता। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, आपको वो वाला मेडिकल वेरीफाई करवाना है चाइनीज़ मेडिकल हॉस्पिटल से। अगर उन्हें कुछ लगा कि इस तरह की आप में डिजीज़ है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम काज कर सकती है। और कुछ स्टूडेंट्स किसी यूकास में नहीं, किसी और यूनिवर्सिटीज़ में मेरे दोस्त थे, उनके जानने वालों में से किसी को TB और हेपेटाइटिस B हुआ था, तो उन्होंने मेडिकल लीव दे के 6 महीने की छुट्टी करा दी थी, फिर वो वापस आए थे जब वो कम्प्लीटली सही थे। तो इस प्रोसेस के बाद जब सारे आपका वीज़ा भी लग जाता है और सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद फ़्लाइट टिकट का आ जाता है। फ़्लाइट टिकट का बहुत बहुत से स्टूडेंट्स के कोई ना कोई जानने वाला चाइना में ऑलरेडी है जो अप्लाई कर रहे होते हैं। उनका कोई भाई, दोस्त, क्लास फेलो, सीनियर, कुछ ना कुछ होता है। ऐसे ही हर कोई अप्लाई कर रहा होता है, विदाउट मोटिवेशन या इस तरह कोई नहीं करता। तो अ, अगर
आपको वीज़ा और डेडलाइन मिलती है यूकास की तरफ से कि आपने 2 सितंबर फॉर एग्जांपल 5 सितंबर को आपने यहाँ आके रजिस्टर करवाना है, तो वो कोई हदीस में इस तरह की लिखी हुई चीज़ नहीं है। हाँ उसमें आप अ, अगर डिले हो जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। आप कोई फॉर्म आप ले सकते हैं यूकास से, वो आपको 15 दिन की छुट्टी दे देगा। 15 दिन की आप लीव लेके, आपको अगर फ़्लाइट महंगी मिल रही है या आपको कोई और कोई सीरियस इशू है, प्रॉब्लम है और कोई कोई। प्रॉब्लम है, तो आप अपना वो वाली चीज़ें इस तरह कंपनसेट कर सकते हैं। इस तरह चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता पाकिस्तान में जो हालात हैं, तो बेहतर है कि इस पॉइंट को ज़रा फोकस करके आप एक अच्छी सी फ़्लाइट देखें जिसकी प्राइस भी आपके लिए वेरिएबल हो मेरे बेरो और आपको जो है ना और तरह के मसाइल ना हो। बेहतर यही, और दूसरी बात ये भी है कि आप ग्रुप में आएँ, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त जो पहली दफ़ा आ रहे हैं ख़ास तौर पे, तो उनके लिए एक-दूसरे के लिए सहारा होता है, कुछ चीज़ें नई उन होती हैं, तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें मिसाल के तौर पे चाइना में जो है ना 4 लोग टैक्सी में अलाउ हैं। हाँ लगन आपका लगेज अगर ज़्यादा है तो आपको टैक्सी वाले ज़्यादा हाँ अलाउ दो नहीं है। 2 हाँ स्टूडेंट दो इज़िली, लोग क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, आपके पास हाँ 2 बैग तो कम से कम होते हैं। तो एक टैक्सी में, क्योंकि बीजिंग एयरपोर्ट से यहाँ यूकास के कैंपस में आने तक मिनिमम आपको टैक्सी वाला चार्ज करता है 200 आरएमबी। हाँ 200 या आपके माइंड में होना चाहिए, 200 RMB वो चार्ज करेगा एक टैक्सी वाला। एक ठीक टैक्सी है, वाला, तो आप 2 अगर बंदे हैं तो हाँ तो वो 100 आरएमबी 100 आपके लिए पर इट्स पर्सन नॉट हो अ बिग जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। तो कोशिश करें इस तरह की जो चीज़ें थोड़ा फॉलो करेंगे तो हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें ये आपको कोई नहीं आसान हो बताएगा। जाएंगी। हाँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि 15 या 16 जुलाई को ईमेल मुझे रिसीव हुई मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपको आंसर हम दे रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने की कोई डेडलाइन होती है और एक्सेप्टेंस का क्या मेथड है? कोई फॉर्म साइन करके भेजना होता है वापस, या क्या उसका तरीका है? दिस इज मेन पॉइंट। ये वाली बात आप जब जब भी आपको ईमेल मिलेगी कि आपने स्कॉलरशिप विन कर लिया है, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उसी ईमेल में ही कि आप अगर इस स्कॉलरशिप को अवेल एक्सेप्ट करना करते चाहते हैं। हैं, अवेल करते हैं, तो आप हमें रिस्पॉन्स करें या अपने कोऑर्डिनेटर या उससे कांटेक्ट करें। उसके बाद वो आपको, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो फॉर्म देंगे आपको, वो आपने साइन करना है और दैट्स इट। हाँ देन आपने वो स्कैन और करके उनको सेंड उसमें कर जो देना। एक चीज़ मुझे इस बारे में पता है वो ये है कि जो ईमेल आती है हम्म। उसमें स्पेसिफिक आपके पास डेडलाइन होती है, डेट हाँ। मेंशन होती है। लाइक अगर आपको 16 जुलाई को रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो 17 या 18 को उनकी डेडलाइन होगी, ईमेल में लिखा होगा और स्पेसिफिकली टाइम भी मेंशन होगा कि 17 या 18 जुलाई को इस टाइम तक आपने रिस्पांस करना है, हमें ये फॉर्म आप फिल करके हमें भेजें, साइन करके भेजें या इस ईमेल का रिस्पांस करें। अगर आप उस दौरान अपनी ईमेल चेक नहीं करते और ये टाइम पीरियड गुजर जाता है तो दैट मीन्स कि आप उस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं करना चाह रहे। पर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके प्रोफेसर बहुत अप्रोच वाले थे और कुछ स्टूडेंट्स की ईमेल स्पैम में चली जाती है, उनको पता हाँ नहीं आपने चलता। स्पैम फोल्डर जरूर चेक करना है, तो ये आपको पहले नहीं बताया तो हमने। उनको पता नहीं चलता, तो वो किसी वजह से आपको बार बार ईमेल कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता। तो वो फिर प्रोफेसर को, जब आपको बात पता चलती है, देर हो चुकी होती है, तो आप जब प्रोफेसर को बताते हैं तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। प्रोफेसर फिर भी कोशिश करके वो एडमिनिस्ट्रेशन से कह के एक जो रियल रीज़न है वो बता के आपका एडमिशन थोड़ा बहुत अगर सिक्योर, प्रोफेसर एग्री कर जाए। अगर प्रोफेसर। सेकंड जो मेरा इसमें क्वेश्चन था वो ये टिकट के हवाले से कि लाइक अभी इस्लामाबाद से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स आ रही हैं बीजिंग में हमारे पास 2 एयरपोर्ट है, दाशिंग और कैपिटल बीजिंग इंटरनेशनल कैपिटल। एयरपोर्ट। तो पाकिस्तान से इस वक्त पीआईए आ रही है डायरेक्ट 5 to 6 आवर्स की फ्लाइट है और सीरीन एयरलाइन आ रही है, लेकिन इनकी टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो क्या जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं और जो स्पेसिफिकली आंसू पे हैं, क्योंकि आंसू की स्कॉलरशिप में टिकट रिफंड भी शामिल है, एक तो ये बताएंगे कितना टिकट जो वो रिफंड करेंगे, और दूसरा क्या हमें डायरेक्ट फ्लाइट लेनी चाहिए या कनेक्टिंग के थ्रू है, लाइक कतर एयरवेज दोहा से या फ्लाई एमिरेट्स, थाई एयरवेज है, चाइना साउदर्न है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कनेक्टिंग में क्या मसाइल हो सकते हैं? डायरेक्ट आएंगे तो कितना मतलब कि एक्सपेंसिव तो होगा, तो आंसू कितना रिफंड करेगी और कब तक रिफंड करेगी, ये चीज़ें। जैसा कि आंसू के स्कॉलरशिप में मेंशन है कि आपको फ्लाइट टिकट मिलेगी, तो पहले तो ये होता था कि आपने टिकट जमा करवाई, जितनी टिकट है उतना एक एक आरएमबी, उसमें से अगर आपके वो माओ होते हैं ना, हम जैसे पैसा कहते हैं, माओ माओ भी आपको वापस करते थे। लेकिन लास्ट ईयर से, लास्ट 2 ईयर से या लास्ट 1 ईयर से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अमाउंट फिक्स कर दी है। मेरे ख्याल से इस साल जो है ना 3,000 आरएमबी थी, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल में 1,20,000 1,20, 1,20, 1,15, 20, इट डिपेंड्स ऑन द डॉलर रेट। तो
एक 20 एक 10 लगा लें, लेकिन टिकट इससे महंगी है इस टाइम। तो लेकिन फिर भी ना होने से कुछ होना लाइक बेहतर ये है। मेंशन होगा डॉक्यूमेंट्स में जो देंगे कि इतनी आपकी रिफंड हो सकती है। नहीं, मेंशन नहीं हाँ। होगा, मेंशन नहीं था लास्ट ईयर, लेकिन इन्होंने पॉलिसीज कुछ चेंज की हैं। उसमें मेडिकल की पॉलिसीज भी कुछ चेंज हुई हैं और टिकट भी कुछ चेंज हुई हैं। दूसरा मेन पॉइंट, अगर कोई पहले ऑलरेडी चाइना में स्टडी कर रहा था या करके गया है, उसको टिकट नहीं मिलेगी। ये उसकी भी टिकट रिफंड नहीं उसकी होगी। टिकट रिफंड नहीं होगी। वो चाहे स्टडी के पर्पज से अगर यहाँ आया था ना, स्टडी के और पर्पज से उसने चाइना में, एप्लीकेशन चाइना में रह के सबमिट किया। नहीं वे ये भी जरूरी नहीं है। उसका एक एडमिशन वो चाइना में आ चुका है ना एक दफ़ा, तो उसको रिफंड नहीं होगी टिकट, चाहे वो यू कास्ट का स्टूडेंट था या नहीं था। इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। उसका चाइना में एज अ स्टूडेंट होना ज़रूरी था कि अगर वो है स्टूडेंट रहा है पहले, तो उसको टिकट रिफंड नहीं नहीं करेंगे। ये कनेक्टिंग और डायरेक्ट फ़्लाइट, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपके साथ कोई दोस्त नहीं है साथ आने वाला, और और फैमिली आप बैकग्राउंड भी आपका स्ट्रांग है। फैमिली बैकग्राउंड भी आपका स्ट्रांग है, फाइनेंशियली फाइनेंशियली मींस। फाइनेंशियली हाँ। अगर आप कह सकते हैं, ज़ाहिर बात है। तो वो उस स्टूडेंट को चाहिए कि वो जो है ना डायरेक्ट करवा ले। थोड़ा ये है कि पहली दफ़ा बाहर आ रहा है, ये में थोड़ा लगेज का भी इशू नहीं होता। आप तकरीबन 40 60 स्टूडेंट के जी डिस्काउंट स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ आप 60 के जी लेके आ सकते हैं। दूसरा, आपने इस्लामाबाद से भाई फ्लाई करना है हाँ, डायरेक्ट, डायरेक्ट आपने आपने बीजिंग ही साढ़े लैंड साढ़े करना 5 घंटे ऑलमोस्ट, 6 लगा लें अगर इसमें लैंड लैंड करने में और सारी चीज़ें सामान लेने में 6 घंटे। तो टाइम इनका भी थोड़ा सूटेबल है। है। या ये डिले ना हो तो आप डे लाइट में यूकास के कैंपस पहुंच सकते हैं, वहां से सुबह सुबह फ्लाई करके। हाँ, और डायरेक्ट फ्लाइट लेने का सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट में। डायरेक्ट फ्लाइट का एक फ़ायदा ये है कि आप जो है ना थोड़ा कन्वीनियंट भी रहते हैं चीज़ों के हवाले से, अगर आपने पहले ट्रैवल नहीं किया हुआ कहीं। और ख़ास मैं फ़ीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे एक मशवरा दूंगा, उनको डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी चाहिए। तो इसलिए फ़ीमेल्स को चाहिए कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट करवा लें। अच्छा, और उसमें एक क्वेश्चन जो मैंने किया था कि डायरेक्ट फ्लाइट अगर करवा रहे हैं, ठीक है, पीआईए और सीन पे डिस्काउंट भी है स्टूडेंट्स के लिए, हम्म, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने संभाल के रखने हैं, मैंने जो आंसू हाँ, वालों से पैसे लेने हैं, आंसू हाँ, वालों और से। मुझे कब तक ये पैसे मिलेंगे? क्योंकि अगर मैं फर्ज करेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोन लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान से, हम्म, तो कब तक मैं वो रिटर्न कर सकता हूँ उनको, या क्या यूकेएस की पॉलिसी इस वाले? हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स जो फ़्लाइट टिकट के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक तो आपका जो आपने टिकट बोर्डिंग। ली थी, हाँ। एक वो वाला पेज इनवाइस। इनवाइस जिसको कहते हैं। दूसरा आपके बोर्डिंग पास, वो आपके पास, उस पे कम अज़ कम आप ये किया कि आपकी सीट नंबर भी हमें क्लियर नज़र आनी चाहिए। तो उसका आपने खास ख्याल रखना है कि अगर बोर्डिंग आप, पास आपने संभाल के रखना है अगर आपने आंसू वालों से टिकट के पैसे वापस लेने हैं तो। हाँ, चाहे वो जितने हैं 3000 हैं, लेकिन 3000 बड़ा होता है यहाँ आके। 3000 से आईफोन 12 प्रो मैक्स आ जाता है। नहीं, वो ज्यादा महंगा थोड़ा सा। हाँ, आजकल आ रहा है सेकंड हैंड। अच्छा। तो खैर, ये बोर्डिंग पास और इनवाइस आपके पास होनी चाहिए। तो कोशिश करें अच्छा, कि मैं दोबारा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप इस तरफ आ नहीं रहे कि आंसू वाले पैसे कब वापस करेंगे? 1 महीने में, 2 सॉरी महीने में? सॉरी 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 आंसू वाले, इस बार काफ़ी टाइम लगाया था इन्होंने, क्योंकि मैं इंटरनेशनल कॉलेज में था, तो ऑलमोस्ट उन्होंने 4 महीने लगा दिए थे। तो आप कम से कम एक सेमेस्टर अपना समझें, हाँ। एक विद इन अ सेमेस्टर आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही आपका पहला सेमेस्टर परेशान नहीं होना, आपको मिलेंगे जरूर। रोला नहीं डालना। रोला नहीं आप डालना। एक पूरा सेटअप है। हाँ। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन इजीली आपकी हो जाती है। रजिस्ट्रेशन डेस्क लगते हैं 2 दिन के लिए, और उसके बाद आपको अपने गांव में अलाउ हो जाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम सारी नहीं होता आपके आपको। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद आपको ऐसा ऐसा चीज़ें बताना इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से शुरू हो जाएंगे हम लोग के, आपका ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ सबमिट करवाना है, ये वाले आपके डॉम के मसाइल हैं तो आपने यहाँ बताने हैं, आपको स्टडी के मसाइल हैं तो आपने यहाँ कांटेक्ट करना है, आपको कोर्सेज आपने लेने हैं तो उसके लिए क्या है, वो सारी चीज़ें आपको विद इन 2 और 3 डेज़ जैसे आप पहुँचते हैं, ये वाली चीज़ें आपको सारी इन्फॉर्म कर दी जाएंगी और एज अ गाइड सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। के बाद जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो आप चाइना में जो ही लैंड करते हैं, उसके बाद जो आप वीज़ा लगवा के आए होते हैं स्टूडेंट वीज़ा, वो 1 मंथ के लिए वैलिड होता है। उस 1 मंथ के अंदर अंदर जैसे आप लैंड करते हैं ना, तब से आपका पहला दिन शुरू होता है। जैसे आपकी चाइना की एंट्री आपकी हो गई है, उसके बाद आप ऑनवर्ड 29 डेज़ रह सकते हैं। तो उसके अंदर अंदर आपने 1 साल का वीज़ा लगवाना होता है। तो इंटरनेशनल कॉलेज जो है ना, आईएसओ इंटरनेशनल कॉलेज एक अलग है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस अलग है। तो शुरू में इंटरनेशनल कॉलेज आपको डील करता है, लेकिन सिर्फ वीज़ा का प्रोसेस आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस करेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस की टीम आएगी यहाँ, आप लोगों को फॉर्म देगी। विद इन अ 1 मंथ जैसे आप
होंगे ना, उसी मंथ के ही दौरान आपको आपको वीजा ये प्रोवाइड वीज़ा हो जाएगा। वीज़े के फॉर्म आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। आप अपना 1 साल का वीज़ा यहाँ बीजिंग से लगवाएंगे और उसके बाद आपके कोर्सेज जैसे कंप्लीट होंगे तो आप ऑनवर्ड आगे चले जाएंगे। तो एडमिशन के बाद फ़्लाइट से लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और 1 साल के वीज़ा प्रोसेस जिसको हम रेजिडेंस परमिट कहते हैं, उस तक की ये सारी इन्फॉर्मेशन ये है। तो इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर मैं पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे RMBs कितने लेके आने चाहिए साथ, और कैश हो या अलीपे में हो, और इसके अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशंस यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि मेरे मोबाइल में होनी चाहिए। RMB के लिहाज से आपके पास जितने मैक्सिमम हो अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा स्कॉलरशिप लेट देते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, 15-20 दिन। 20 दिन या 1 महीना भी हो सकता है। तो आपको यहाँ आके थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी होती हैं, बेसिक जो सर्फ साबुन है, या वहाँ से लेके आते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बिस्तरा है या कुछ इस तरह की चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं खाना वगैरह के लिए और दूसरी चीज़ें। तो उसमें आपको कम से कम मेरे ख्याल से आपके पास 1500 से 2000 RMB होने चाहिए कम से कम। तो पाकिस्तानी बनेगा तकरीबन 70-80 हज़ार या अगर 1 लाख आप तक आप कर लेते हैं तो अच्छा अगर है। आप सम स्टूडेंट यूँ करते हैं कि अगर उनका कोई दोस्त यहाँ पे है तो वो उससे कुछ RMB बोरो कर लेते हैं और जैसे ही उनकी स्कॉलरशिप आती है तो वो रिटर्न कर देते हैं। लेकिन ये इस केस में है कि कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त हो जो आपको यहाँ पैसे दे सके। सम टाइम यूँ भी होता है कि दोस्त कह रहे होते हैं चल तू ठीक है अच्छा आ जाते कर लवांगे थे, हाँ, मेरे तो साथ जब हुआ है। कर लवांगे थे मतलब ये होता है कि बस फिर कर ही लवांगे थे फिर वो ऐप के लिए जो है ना, ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ इंटरनेट और गूगल नहीं चलता, गूगल की एक्सेस नहीं है, तो आपको VPN बाय करना पड़ते हैं। हम VPN के थ्रू ही चलाते हैं चीज़ें सारी। तो उसके लिए आपको VPN, फ्री VPN अगर आपको किसी से एक्सेस मिल जाती है फ्री की किसी प्ले स्टोर से, वो ले लें, वो यूज़ करें। अगर वो चलता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप यहाँ जब लैंड करेंगे तो आपके व्हाट्सएप नहीं चलेंगे, आपके वी चैट ही चलेंगे सिर्फ। तो फैमिली में भी कोई इसी तरह का मेंबर हो जिसके पास वी चैट हो, जिसको आप बता सकें कि हम लैंड कर चुके हैं और हम सेफली पहुँच चुके हैं, ताकि वो पीछे परेशान ना होते रहें। तो VPN होना चाहिए। VPN के साथ जो है ना आपके पास ए मैप होना चाहिए। ए मैप गूगल तो यहाँ गूगल मैप तो नहीं चलेगा, ए मैप है इनका चाइनीज़ मैप, वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। बाकी कैंपसेस की लोकेशन है उसके लिए आप टैक्सी वालों को बताएंगे लोकेशन, तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा। जो आ रहे हैं उनको किसी ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत है क्योंकि उनको चाइनीज़ तो नहीं आती और सब गूगल ट्रांसलेट गूगल चल जाता है। ट्रांसलेट बेदू ट्रांसलेट यहाँ जो है बैदू वो ट्रांसलेट जो है ना वो थोड़ा अच्छा है, विदाउट VPN वो विदाउट चल VPN जाएगा। वो चल जाएगा। ठीक है। ट्रांसलेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती तो आप बहुत सारे मसाइल फेस कर सकते हैं यहाँ। इंस्टीट्यूट जो है ना आपसे पूछ लेगा कि आपने किस डेट को आना है। ये वाला आपके एडमिशन के बाद का ये प्रोसीजर है, उसमें एक स्टेप है। और आप जैसे अपने इंस्टीट्यूट को बताएंगे, इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल कॉलेज को बताएगा या खुद अपने पास एक रिकॉर्ड रखेगा कि इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं चाइनीज़ यहाँ, जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको वेलकम अच्छा करते हैं, क्योंकि या तो अपने लैब फेलो जो आपके लैब फेलोज फ्यूचर में होने वाले लैब फेलोज हैं उनको भेज देंगे अगर आपका इंस्टीट्यूट बीजिंग में है। हाँ। अदरवाइज खुद भी आ जाते हैं कुछ प्रोफेसर अगर एयरपोर्ट वो से लेने। टाइम अवेलेबिलिटी टाइम उनके पास अवेलेबिलिटी है है तो तो वो खुद आपको रिसीव करने आ जाते हैं कोशिश प्रोफेसर। करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि मैं नया आ रहा हूँ हाँ या आ रही हूँ, तो किसी हमारे लैब फेलो को भेज दें भेज ताकि दें मुझे चाइनीज़ नहीं चाइनीज आती नहीं और आती। इस तरह के मसाइल हैं कुछ, तो वो बाद बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात वो भेज देते हैं अपने, क्योंकि मुझे भी मेरे प्रोफेसर के स्टूडेंट्स लेने आए थे जब मैंने लेकिन लैंड ये किया था बीजिंग। रिक्वेस्ट वो कर सकते हैं जिनका प्रोफेसर और उनका इंस्टीट्यूट बीजिंग में है। मैं वही कह रहा हूँ जिनका इंस्टीट्यूट बीजिंग में है। बीजिंग में है नहीं तो अदरवाइज़ अगर दोस्त आपके बीजिंग में है तो उनको रिक्वेस्ट करें। उनको रिक्वेस्ट करें। नॉर्मली लोग यहाँ बिजी होते हैं हाँ, लैब वर्क में, तो बेहतर यही है कि आप प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कोई ना कोई बीजिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको पिक करने के पिक लिए। कर लेंगे। हाँ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी। स्टूडेंट पूछते हैं जी इस स्टाइपेंड में मेरा गुजारा हो जाएगा? हाँ ये जो है ना क्योंकि मेरे मास्टर की बेस पे कोई भी स्कॉलरशिप है तो उसमें आपकी जेब में 3000 RMB आएगा, चाहे वो आंसो का है, वो CSE का है या यूकास फोल्ड का है। 3000 RMB मीन्स 1,20,000 10,000। तो कुकिंग अलाउ नहीं है यहाँ यूकास में यूकास में। तो यूकास में जो बीजिंग के इंस्टीट्यूट बीजिंग के हैं इंस्टीट्यूट है वहाँ वहाँ पे नहीं है। खैर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उन्होंने साल बीजिंग में ही रहना है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं, मास्टर के या PhD के। PhD के PhD 6 मंथ। के 6 मंथ के लिए, PhD के 6 मंथ के लिए, और जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वो 1 साल के लिए यहाँ रहेंगे। तो उनको बीजिंग में कुकिंग अलाउ बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो आगे बीजिंग के स्टूडेंट अगर 3 साल रहे हैं या 4 साल रहे हैं,
जो दूसरे इंस्टीट्यूट चले जाएँ, कोई शंघाई में कुछ इंस्टीट्यूट अलाउ करते हैं कुकिंग, वुहान में कुछ करते हैं। इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कुकिंग अलाउ करते हैं। अगर आप कुकिंग अपनी करते हैं तो फिर तो इतना एक्सपेंस नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप चाइनीज़ मुस्लिम फूड खाते हैं जो यहाँ हमारे कैंपस में है, यूchuanlu में, या यंशीहो कैंपस में है, या चुंगनसुन कैंपस में जो कैंटीन्स हैं मुस्लिम, तो उनका पर मील 15 से 20 आरएमबी है। तो उस हाँ। लिहाज से आप अपना स्कॉलरशिप काउंट कर लें तो आप मेरे ख्याल में आप गरीब इजीली नहीं होंगे। मैनेज, गरीब नहीं होंगे, इजीली मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। इसमें हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा मंद हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।